इस वीडियो में हम उन फोर्सेस की बात करेंगे जो कि न्यूट्रल एटम्स या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं। इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे पहले हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पर बात करेंगे। ये सुनने में भी काफी दिलचस्प लगता है और ये मौजू है भी काफी दिलचस्प और एक फितरी करिश्मा या फिनोमिना है। तो चलिए फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक न्यूट्रल एटम मौजूद है जिसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर है, यानी ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं जो कि इस न्यूक्लियस में मौजूद हैं और इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स का एक बादल या क्लाउड है। तो यहां मैं फर्ज कर रही हूं कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इसके आसपास कूद रहे हैं और ये इस तरह इन इलेक्ट्रॉन्स को बनाकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ध्यान रहे कि इस डायग्राम में न्यूक्लियस भी बहुत बड़ा है, लेकिन असल में न्यूक्लियस तो इससे कई गुना छोटा होता है। चलिए अब फर्ज करते हैं कि इसके बराबर में भी एक एटम मौजूद है और वो भी न्यूट्रल है। हो सकता है कि ये दोनों एक ही किस्म के एटम हो या मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, लेकिन हम फर्ज करेंगे कि ये न्यूट्रल एटम है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स का बादल मौजूद है। लिहाजा अगर ये दोनों ही न्यूट्रल हैं और इनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है तो ये आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ किस तरह खींचेंगे। दरअसल यही बात हमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वाजे करती है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि न्यूट्रल एटम्स और यहाँ तक कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते या अट्रैक्ट करते हैं। इसको समझने का तरीका ये है कि हम सोचें कि इलेक्ट्रॉन्स इनका नाती तौर पर चारों तरफ मुसलसल कूद रहे होते हैं, यानी वो इस बादल में किसी भी जगह मौजूद हो सकते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बराबर तकसीम नहीं होते या एक ही जगह पर नहीं पाए जाते। आप फर्ज कर सकते हैं कि ये बाएं वाला एटम इस तरह भी दिख सकता है, जहां इसके ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स बाएं जानिब मौजूद हों और दाएं जानिब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा और इस छोटे से लम्हे में इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव या जुज़वी मनफी चार्ज होगा। ये डेल्टा एक यूनानी या ग्रीक लफ्ज है जो कि पार्शियल चार्ज को जाहिर करता है। तो लिहाजा उल्टे हाथ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इस तरफ यानी दाईं तरफ पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल मुस्बत चार्ज होगा। याद रहे कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ बराबर तकसीम हो तो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को बराबर कर देगा, लेकिन चूंकि यहाँ सीधे हाथ की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम है तो यहाँ पर पॉजिटिव पार्शियल चार्ज होगा और उल्टे हाथ की तरफ जहां ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है वहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। खैर, इस सब का इस साथ वाले एटम पर क्या असर होगा, इस बारे में जरा सोचें। इस वीडियो को रोकें और सोचें कि बराबर वाले एटम पर क्या असर हो सकता है। वैसे हम ये जानते हैं कि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को दूसरी जानिब धक्का देते हैं यानी रिपेल करते हैं और दो मुख्तलिफ चार्जेस एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लिहाजा अगर हमारे पास इस उल्टे हाथ वाले एटम में यहाँ सीधे हाथ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है तो सीधे हाथ वाले एटम के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यहां पर मौजूद ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा उल्टे हाथ की तरफ खींचे जाएंगे और यहां ये एक नई चीज पैदा करेगा जिसे डायपोल कहते हैं। तो अब आपके पास इस एटम के बाईं तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और दाईं तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और हमारे पास उल्टे हाथ पर डाइपोल तो इत्तेफाक से पहले ही मौजूद है, लेकिन इसकी वजह से एक नया डाइपोल सीधे हाथ वाले एटम पर बनेगा। डाइपोल दर हकीकत तब बनता है जब दो चार्जेस अलहदा हो जाएं, यानी जब आपके मॉलिक्यूल या आयन या किसी भी चीज पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दो मुख्तलिफ जगह पर मौजूद हो। यहां पर ये दोनों अचानक एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे या कह ले के अट्रैक्ट करेंगे।
इनके दरमियान ये मकनातीसी ताकत या कशिश इन्हीं डायपोल की वजह से पैदा होती है और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी इसी के बारे में है। आप लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को इंड्यूस्ड डायपोल भी कह सकते हैं। ये आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह ये डायपोल ही है जो कि इलेक्ट्रॉन्स में तवाज़ुन ना होने की वजह से शुरू हुआ था। लेकिन फिर इसने दूसरे एटम या मॉलिक्यूल में एक और डायपोल बनाया या इंड्यूस किया, या कह ले कि इस दूसरे एटम की हौसला अफजाई की कि वो भी डायपोल बना ले, और फिर इस तरह इन एटम्स के दरमियान कशिश या खिंचाव पैदा हुआ। अब अगला सवाल आपके जहन में आ सकता है कि ये फोर्सेस कितनी ताकतवर होंगी। लिहाजा ये चीज नोशन ऑफ पोलराइजेबिलिटी पर मुनस्सर है। देखना ये होता है कि एक एटम या मॉलिक्यूल को कितनी आसानी से पोलराइज किया जा सकता है। अगर आम तौर पर बात करूं तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होंगे इतना ही बड़ा इलेक्ट्रॉन्स का बादल होगा, जो कि ज्यादातर मोलर मैस से वाबस्ता होता है। यानी जितना ज्यादा मोलर मैस होगा उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतनी ही आसानी से उसको पोलराइज किया जा सकता है। तो आम तौर पर जिसका मोलर मैस जितना ज्यादा होगा तो उसकी पोलराइजेबिलिटी भी इतनी ज्यादा होगी, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ जाएगी। तो अगर ये हीलियम का एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है तो इसका इलेक्ट्रॉन का बादल भी छोटा होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का अदम तवाज़ुन यानी इम्बैलेंस कुछ ज्यादा असर नहीं रखेगा। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर यह मुमकिन है कि यहाँ बाएं जानिब जो कि इलेक्ट्रॉन्स के तवाज़ुन को थोड़ा सा खराब करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एक बड़ा एटम या एक बड़ा मॉलिक्यूल फर्ज करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का मतवाज़न ना होना काफी अहम असर पैदा कर सकता है। यानी 3, 4, 5 या 50 इलेक्ट्रॉन्स ये एक ज्यादा ताकतवर डायपोल बना सकता है, जो कि अपने बराबर वाले एटम में भी मजबूत और ताकतवर डायपोल पैदा कर सकता है। मिसाल के तौर पर चले नोबल गैसेस का आपस में मुआजना करते हैं। इस टेबल में यहाँ दाएं जानिब नोबल गैस पर नजर दौड़ाएं। अगर आप हीलियम और आर्गन के मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का मुआजना करते हैं तो आपके ख्याल में किसकी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा होगी? खैर, आर्गन के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स का बादल बड़ा होता है तो उनकी पोलराइज करने की सलाहियत यानी उनकी पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा होती है। लिहाजा यूं आपके पास आर्गन की लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हीलियम के मुकाबले में ज्यादा पाई जाएगी, और आप इस चीज का अंदाजा इनके बॉइलिंग पॉइंट से भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट होता है -268.9 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि इंतहाई कम है। जबकि आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट वैसे तो हमारे हिसाब से ये भी बहुत कम है, लेकिन हीलियम के मुकाबले में ये कई गुना ज्यादा है। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट -185.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये एक तरीका इसके बारे में सोचने का ये भी है कि अगर आप -270 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखें तो हीलियम माया शक्ल यानी लिक्विड शक्ल में पाया जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा दर्जा हरारत बढ़ा देंगे और -268.9 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो कि इन हीलियम एटम्स को आपस में मिलाकर एक लिक्विड हालत में रखती थी, इनको ज्यादा दर्जा हरारत की ताकत या एनर्जी खत्म कर देती है और इनकी जगह वो ताकत या एनर्जी ले लेती है जो कि दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से पैदा हुई है। इस वजह से ये बॉन्ड टूट जाता है और हीलियम उबलना शुरू करके बिल आखिर गैस की शक्ल में तब्दील हो जाती है, और ज्यादातर हीलियम इसी शक्ल में यानी गैस की शक्ल में ही पाई जाती है। अच्छा, तो अब हम आर्गन की तरफ चलते हैं। आर्गन में ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं होगा। अगर हम आर्गन का दर्जा हरारत बढ़ा देते हैं तो इसे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की जगह लेने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि आर्गन एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स के बादल काफी बड़े होते हैं। तो अगर आम तौर पर बात करें तो जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा इसके पास
इतना ही बड़ा इलेक्ट्रॉन्स का बादल होगा। और इसकी पोलराइज करने की सलाहियत यानी पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा होगी और इसी वजह से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी ज्यादा होगी। लेकिन इसके साथ साथ मॉलिक्यूल की बनावट या शक्ल भी मानी रखती है। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से राब्ते में आएंगे इतना ही ज्यादा इम्कान होगा कि ये एक दूसरे में इस तरह के डाइपोल्स पैदा कर सके या इंड्यूस कर सके। मिसाल के तौर पर ब्यूटेन दो मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाता है। या तो ये एन ब्यूटेन की शक्ल में पाया जाता है जो कि कुछ इस तरह दिखाई देता है। इसमें 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन होते हैं। 10 हाइड्रोजन बना लेते हैं। इसे एन ब्यूटेन कहते हैं। लेकिन ब्यूटेन की एक और शक्ल भी है जिसे आइसोब्यूटेन कहते हैं और वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। इसमें 3 कार्बन इस चेन में होते हैं जबकि एक कार्बन इस कार्बन से निकलता है और ये सब हाइड्रोजन के साथ साथ यूं कह ले कि बकाया तमाम बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बना रहे होते हैं। तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये यहां पर मौजूद आइसोब्यूटेन का मॉलिक्यूल है। अब अगर आपके पास एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का नमूना हो तो आपके ख्याल से इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? अच्छा, तो अगर आपके पास एन ब्यूटेन का एक मजमुआ मौजूद हो जो कि एक दूसरे के बराबर में मौजूद हो, जैसे कि फर्ज करें यहाँ पर एक और एन ब्यूटेन मौजूद है, तो इनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा क्योंकि ये एक लंबा मॉलिक्यूल है और ये सरफेस एरिया इनके बराबर वाले एन ब्यूटेन के लिए इसके सामने होगा। जबकि आइसोब्यूटेन में मौजूद एटम्स थोड़े ज्यादा कॉम्पैक्ट या तंग हैं या आपस में ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो इसका सरफेस एरिया भी कम होगा क्योंकि इसके पास ज्यादा लंबी चेन मौजूद नहीं है। लिहाजा एन ब्यूटेन में क्योंकि लंबी चेन मौजूद होती है तो इसकी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी ज्यादा होगी। इन दोनों के एटम्स की तादाद बिलाशुबा बराबर है। इनके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बराबर है। यहां तक कि इनके इलेक्ट्रॉन्स के बादल का साइज भी एक जैसा है और इनका मोलर मास भी एक जैसा है। लेकिन एन ब्यूटेन की लंबी चेन की वजह से ये एक दूसरे के ज्यादा करीब होते हैं और डाइपोल्स बनाने की बहुत ज्यादा सलाहियत रखते हैं। लिहाजा सिर्फ एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की शक्ल देखकर हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि एन ब्यूटेन की लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और इसे गैस की शक्ल में आने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत होगी।